फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए आप। टॉपिक है आपका डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। टॉपिक क्या है? डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो बात करें डाई एथिल ईथर के साधारण नाम के बारे में, तो डाई एथिल ईथर का साधारण नाम डाई एथिल ईथर ही होता है। और अगर हम सूत्र के बारे में बात कर लें, किसके बारे में? सूत्र के बारे में, तो इसका सूत्र होता है C2H5O C2H5, दो भाग C2H5 के और O, डाई एथिल ईथर। दो बार डाई यानी दो बार डाई एथिल ईथर। तो फॉर्मूला ये हो गया। IUPAC नाम होता है इसका एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो बात करें प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं तो वो देख लीजिए। तो प्रयोगशाला में हम डाई एथिल ईथर बनाने के लिए एथिल अल्कोहल लेते हैं और क्या लेते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? एथिल अल्कोहल लेते हैं डाई एथिल ईथर बनाने के लिए और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रयोगशाला में हम एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर जब गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। जब प्रयोगशाला में हम एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या लिया है? C2H5OH एथिल अल्कोहल लिया। C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया है। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसको गर्म करेंगे, कितने ताप पे? 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल मिलके क्या बना लेगा? पहले तो बनाएगा क्या? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। पहले बनाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। देख सकते हैं आप, भाई H2SO4 है तो H2 का हम क्या करेंगे? एक H बाहर कर लेंगे और HSO4 जोड़ देंगे। किसके साथ? एथिल अल्कोहल का जो C2H5 है ना, और इसका HSO4, तो ये क्या बन गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और जल के मॉलिक्यूल्स हो गए बाहर। भाई एथिल अल्कोहल का OH था और एक H2SO4 का H मिल गया, क्या बना है? जल बन गया। अब हम क्या करेंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर से एक बार एथिल अल्कोहल से करा देंगे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एक बार फिर से एथिल अल्कोहल से करा देंगे तो ये जो C2H5OH है, C2H5 और O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? डाई एथिल ईथर बना लेगा। और ये जो H इस साइड बच जाएगा एथिल अल्कोहल का, वो HSO4 के साथ मिलके फिर से क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर। पता चला? तो चलिए फिगर के माध्यम से हम देखते हैं। तो हमने क्या किया है? इसमें एक स्टैंड लिया है। एक स्टैंड लिया है जिसमें हम सारी विधियां करेंगे। तो एक स्टैंड में हमने जाली को कस दिया जो कि तांबे की बनी हुई है। घर के पे जो आपका गैस चूल्हा होता है उस पर आपने देखा होगा नीचे बर्नर लगा होता है जिससे हम गैस जलाते हैं। उसके ऊपर एक जाली रखी होती है, तभी हम बर्तन आसानी से रख पाते। बिना जाली के हम बर्तन आसानी से नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने तांबे की जाली लगा दी है, नीचे एक बर्नर लगा दिया है। जैसे गैस जला के हम खाना बनाते हैं वैसे प्रयोगशाला में हम बर्नर जला के रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम जाली के ऊपर क्या करेंगे? एक बालू ऊष्मक रख लेंगे। मान लीजिए कोई तसला लिया, उसमें हमने बालू भर दी और जाली के ऊपर रख दिया गैस पे। ठीक है, अब भैया जब गैस जलाएंगे तो बालू भी तो गर्म होगी और हम इस जो बालू हमने रखी है उसके ऊपर एक आसवन फ्लास्क यानी हम मान लीजिए भगोना रख दिया। उस पे लिया क्या? एथिल अल्कोहल लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। जाली के ऊपर बालू ऊष्मक रखा है, उसके ऊपर आसवन फ्लास्क हमने रख दिया जिसपे एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। तो रिएक्शन आपने देखी थी, डाई एथिल ईथर एक बार में नहीं बना था, पहले बना था एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो हम क्या करेंगे? दूसरी बार के लिए एथिल अल्कोहल को एक थिसिल कीप लगाएंगे इस आसवन फ्लास्क में और एथिल अल्कोहल को बूंद बूंद करके गिराएंगे। एथिल अल्कोहल को हम बूंद बूंद करके गिराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बनता है फिर से एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? डाई एथिल ईथर बना लेगा। अब इस डाई एथिल ईथर में है अशुद्धियां, तो हम इसको क्या करेंगे? संघनित्र में ले जाके धुल डालेंगे। ऊपर से जल डालेंगे, नीचे वाले द्वार से जल निकल जाएगा। तो अब एथिल अल्कोहल हो गया है शुद्ध, लेकिन इसमें नमी है। तो हम क्या करेंगे? ग्राही फ्लास्क में ले जाएंगे, जो कि कहाँ रखा है? बर्फ के टुकड़ों के ऊपर रखा है। और इसको हम क्या करेंगे?
शुद्ध व शुष्क डाई एथिल ईथर हम यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। इसको सुखाकर शुद्ध व शुष्क एथिल ईथर प्राप्त कर लेंगे। एक स्टैंड लगा है जिसपे जाली कसी हुई है, उसके ऊपर बालू ऊष्मक रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके ऊपर क्या रखा है? बालू ऊष्मक, और उसके ऊपर रखा है एक आश्वन फ्लास्क यानी भगोना, आप समझ लीजिए, ठीक है। एथिल अल्कोहल उसमें भरा हमने, और क्या भरा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भरा। नीचे लगा है बर्नर। अब बर्नर से हमने गैस ऑन किया, जाली भी गर्म हो गई है और उसके ऊपर रखी बालू भी हो गई है गर्म। अब जब बालू गर्म हो गई, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे जो भगोने में हमने एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, वो क्रिया करके क्या बनाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ऊपर लगी है थिसिल कीप, जिससे हम बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल गिराएंगे तो जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है वो एथिल अल्कोहल से क्रिया करके क्या बना लेगा? डाई एथिल ईथर की भाप बना लेगा। अब उस पे है अशुद्धियां, तो उसको हम क्या करेंगे? संघनित्र में ले जाके जल से धुलेंगे। अब जब ठंडे जल से धुला है तो जैसे कपड़ों में क्या होते हैं, जब कपड़े धुल डालते हैं तो वो गीले होते हैं, उसको सुखाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? डाई एथिल ईथर को भी हम सुखाएंगे। ग्राही फ्लास्क में ले जाकर क्या करेंगे? पहले हमने इसको धुला, डाई एथिल ईथर को, अशुद्धियां दूर की, फिर इसको हम ग्राही में ले जाकर सुखाकर, अच्छी तरह से सुखाकर और आश्वित करके शुद्ध व शुष्क डाई एथिल ईथर हम प्राप्त कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। और ये पात्र कहाँ रखा है? ठंडे बर्फ के टुकड़ों के ऊपर रखा है, ठीक है। तो अशुद्धियों की नमी को भी हम शुद्ध व शुष्क करके शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त करेंगे। विधि से आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इसकी नोट्स वाली विधि देख लेते हैं। जिनको नोट्स बनानी है उनके लिए भी आसानी होगी। इस विधि में हमने क्या किया था? एक आसवन फ्लास्क लिया था, जिसमें हमने क्या लिया? एथिल अल्कोहल लिया था और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था। इस विधि में एक आसवन फ्लास्क में हमने एथिल अल्कोहल लिया, इस विधि में हमने एक आसवन फ्लास्क लिया है, गोल गोल होता है आसवन फ्लास्क, ठीक है, और उसमें हमने एथिल अल्कोहल लिया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, डालकर एक थिसिल कीप भी उसमें लगा दी है, जिससे हम क्या कर रहे थे? बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल गिरा रहे थे। इस विधि में एक आसवन फ्लास्क है जिसमें एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर एक थिसिल कीप लगा दी, जिससे बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल हम ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार में तो बना नहीं था डाई एथिल ईथर, पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना था, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ा था? ऊपर से बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल गिराना पड़ा था ताकि वो डाई एथिल ईथर में परिवर्तित हो जाए। अब हम क्या करेंगे? बालू ऊष्मक को धीरे धीरे गर्म करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करेंगे। अब धीरे धीरे बालू ऊष्मक को हमने 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर लिया है। तब ईथर की क्या होती है? डाई एथिल ईथर की भाप बनती है। जब डाई एथिल ईथर की भाप बनी तो उसमें है अशुद्धियां। अब अशुद्धियों को हमें धुलना पड़ेगा, तो हम संघनित्र में ले जाकर जल से अशुद्धियों को धुलते हैं। अब अशुद्धियां धुल गई हैं, एथिल ईथर की भाप बनी जिसको संघनित्र में ले जाकर हमने धुला। अशुद्धियां तो धुल गई, लेकिन आ गई नमी। जैसे कपड़ों में नमी होती है, धूप में सुखाना पड़ता है, तो NaOH और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डालकर शुद्ध व शुष्क हम ईथर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार शुद्ध व शुष्क ईथर का निर्माण होता है जब हम जो नमी थी NaOH और कैल्शियम क्लोराइड डालकर शुद्ध व शुष्क ईथर प्राप्त कर लिया। ये बात तो इसकी विधि की। अब भौतिक गुण यानी उसका रंग रूप कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसका घनत्व कैसा है, सब कुछ देखेंगे। तो यह जल में अल्प विलेय है, डाई एथिल ईथर जल में अल्प विलेय है और बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में पूर्ण रूप से विलेय है। यह जल में अल्प विलेय है, नहीं घुलता है, और बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में पूर्ण रूप से विलेय है, ठीक है। इसका घनत्व 1 से कम होता है। डाई एथिल ईथर का जो घनत्व होता है 1 से कम। यह रंगहीन वाष्पशील तरल द्रव है। डाई एथिल ईथर बिना किसी रंग का वाष्पशील तरल द्रव होता है। इसे सूंघने से बेहोशी आती। डाई एथिल ईथर को सूंघने से बेहोशी आती। जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बट इसको भी सूंघने से बेहोशी आती है। यह जल में अल्प विलेय तथा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में पूर्ण रूप से विलेय होता है। इसका घनत्व 1 से कम होता है। अब हम रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो जल अपघटन अगर हम इसका कराएं तो क्या होगा, देख सकते हैं आप, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम जल अपघटन कराएं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या लिया है? डाई एथिल ईथर लिया, CO नहीं होगा, C2H5O, C2H5 होता है, ठीक है, प्लस H2O।
अब हम क्या करेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कैसे होता है, H2O के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, आसानी से समझ लीजिए, जल अपघटन में केवल हम H2O लगाते हैं। ठीक, अब इसका जल अपघटन कराया किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा C2H5। दो भाग, भाई दो भाग है ना C2H5, तो दो भाग हमने पहले से कर लिए, दो भाग C2H5 और क्या है H भी दो हैं, O भी दो, तो क्या हो जाएगा OH, तो क्या हो गया, दो भाग एथिल एल्कोहल के आ गए। जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे डाई एथिल ईथर का, तो क्या बन जाएगा, दो भाग एथिल एल्कोहल के हो गए, दो भाग एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि दो बार में बना था। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराएं, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ, हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराएं किसकी, डाई एथिल ईथर की, तो क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनता है। जब हम डाई एथिल ईथर की क्रिया हाइड्रो आयोडिक अम्ल से कराएं तो एथिल आयोडाइड बनता है। तो डाई एथिल ईथर हमने लिया C2H5O C2H5 और क्या लिया है, हाइड्रो आयोडिक 2HI, दो भाग हाइड्रो आयोडाइक के लिए है, आयोडीन के लिए। ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देख सकते हैं आप C2H5O C2H5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो भाग C2H5 और क्या है भाई I के कितने भाग है, दो भाग है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I। ठीक, दो भाग तो दो तो है ही है, तो यहाँ पे दो हो गया और प्लस क्या बच गया, H2O, जल बाहर निकल गया। भाई C2H5O C2H5 है ना, तो H हाइड्रोजन के दो भाग मिलके क्या बना लिए, जल बना लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एथिल आयोडाइड में चेंज हो गया। अब उपयोग के बारे में बात करें तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, प्रशीतक के रूप में, शल्य चिकित्सा में बेहोशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है और पेट्रोल के स्थान पे पावर एल्कोहल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, प्रशीतक के रूप में, शल्य चिकित्सा में बेहोशी के लिए, पेट्रोल के स्थान पर पावर एल्कोहल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आई, चित्र समझ में आया, भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब